वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस पढ़ने वाले हैं। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है चींटियों के बारे में। चींटियाँ ज़मीन पर चलते समय कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, मच्छर से रिलेटेड। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादों को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूर से ही पहचान लेता हूँ। ध्यान रखिएगा, जो चींटियाँ साथ में चलती हैं वो किस वजह से, क्योंकि वो कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसकी वजह से जो पीछे चींटी आती है उसको रास्ता मिलता जाता है और वो एक लाइन से चलती जाती हैं। उसी तरह से मच्छर तुम्हारे शरीर की जो गंध होती है, खासकर पैरों के तलवे और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। ठीक है। रेशम का कीड़ा जो होता है वो अपनी मादा को उसकी गंध से, ठीक है, गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। तो ये 3 पॉइंट हुए। अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि कौन उसके एरिया का कुत्ता है और कौन किसी दूसरे एरिया का कुत्ता है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है पक्षियों से रिलेटेड। पक्षी की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं, यानी कि जो अलग अलग आंखें होती हैं दोनों ही तरफ होती हैं, तो वो अगर चाहें इधर देख लें और एक ही समय पे वो इधर भी देखते हैं और दूसरी तरफ भी देख लेते हैं। पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं, यानी कि अगर ये सामने कुछ चीज़ देखना चाहें तो इनकी दोनों ही आंखें एक चीज़ पर भी हो सकती हैं। ठीक है। अगला देखिए पॉइंट क्या है। छठा पॉइंट है, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। ह्यूमन बींग्स की जो आंखों की पुतलियां होती हैं वो घूमती हैं। इसी वजह से अगर हम लोगों को लेफ़्ट देखना होता है तो हम लोग अपनी पुतली को घुमाते हैं और लेफ़्ट देख लेते हैं। अगर राइट देखना होता है तो हम लोग अपनी पुतली को घुमाते हैं और राइट देख लेते हैं। लेकिन जो पक्षियों की आंखों की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है, इसीलिए वो लेफ़्ट राइट देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाते हैं। अगला है चील, बाज और गिद्ध। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हम 2 मीटर की दूरी से हमें दिखाई देती है वही चीज़ ये लोग 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। ठीक है। अगला देखिए पॉइंट क्या है, सांप। सांप के बाहर के कान नहीं होते। ध्यान रखिएगा, बाहरी कान नहीं होते हैं सांप के। ज़मीन पर हुए कंपन, वाइब्रेशन को ही ये सुन पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मछलियों के बारे में। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देते हैं। 2004 में अंडमान में सुनामी आई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, छिपकली पूरा एक सीजन होती है। जैसे कि आपने देखा होगा ठंडकों में छिपकली नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि वो पूरा एक सीजन ही सो जाती हैं। ठीक है। अगला है स्लॉथ के बारे में। ये है स्लॉथ। ये भालू जैसा दिखता है लेकिन पर भालू नहीं होता है। ये यहाँ पे डायग्राम बना है। ये भालू जैसा दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे से लटक कर मस्ती से सोते हैं। ठीक है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। यहाँ पे देखिए, इसीलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाकर दूसरे पत्ते खाते हैं। ठीक है। लगभग इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 40 साल की होती है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं और ये सप्ताह में केवल एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्लॉथ से क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं। अगला देखिए, यहाँ पे जानवर दिए हैं जिनके सोने का समय दिया था एनसीईआरटी में। ठीक है। जैसे कि गाय 4 घंटा सोती है, अजगर 18 घंटे सोते हैं। यहाँ पे देखिए 2 कॉलम फिल है, एक कॉलम आपका 2 का है तो 2 यहाँ पे फिल है, तो ये 4 घंटे सोती है। अजगर उसी तरह से 18 घंटे सोते हैं। जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, हाथी को उनके दांतों, गेंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, हाथी के उसके दांतों के लिए और गेंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है।
कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। अगला देखिए क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान का भरतपुर जिले में खाना, इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है जहाँ पे शिकार मना है। अगला देखिए यहाँ पे बाघ से रिलेटेड है। बाघ की मूछें, ठीक है, जो मूछें होती हैं बाघ की, वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। ठीक है, गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी करहाना हो तो कभी गुर्राना हो। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाघ से रिलेटेड क्या है, ये सभी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। ये इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है कि कौन उसके एरिया का है और कौन उसके एरिया का नहीं है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है पॉइंट, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर कर पाता है। ठीक है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अगला देखिए क्या है, नाग गुम्फन। नाग गुम्फन क्या है, नाग गुम्फन एक प्रकार की डिज़ाइन है। ऐसी डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है आपका सांप से रिलेटेड कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, जिनका नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, नाग, करे, दुबोई। ठीक है, दुबोइया और अफाई। नाग को कोबरा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, दुबोइया, नाग, करेत और अफाई। अगला पॉइंट है, उससे भी क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 जहरीले, ठीक है, 2 खोखले जहरीले, ध्यान रखिएगा 2, ठीक है, 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उससे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने के लिए दवाई दी जाती है, जिसका नाम है सीरम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीरम दी जाती है और ये जो सीरम होता है वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। अगला देखिए, एनसीईआरटी में जो पॉइंट दिया था वो ये दिया था कि हमारे पेट का जो तापमान होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है और उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में चावल की सबसे अधिक खेती होती है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में चावल की सबसे अधिक खेती होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है खाने की चीज़ें यहाँ पे दी हैं और पेट में वो खाना कितनी देर में पचेगा, और अगर आप गिलास में पाचक रस डाल दें और उसके बाद ये सब खाना जो यहाँ पे कच्चा दूध है, उबला दूध है, वो कितनी देर में पचेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस चार्ट को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट था, अत्यापुरम गांव कहाँ पे है, अत्यापुरम गांव आंध्र प्रदेश में। तो जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ इसको ध्यान से याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं बनेगा, इसी से सब आएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं और घरेलू उपाय बताए हैं कि इनको कैसे देर तक सेफ रखा जा सकता है इन चीज़ों को। तो दूध को देर तक सेफ रखने के लिए उसे उबाला जाता है। अगर दूध को उबालते नहीं हैं तो दूध बैठ जाता है यानी ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो दूध का यहाँ पे हो जाएगा उबालते से। पके हुए चावल को एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हरा धनिया को अगर सेफ रखना है, फ्रेश रखना है तो गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं और लहसुन और अदरक को खुले में ही रखते हैं। ठीक है, नमी से बचाकर। तो ये लहसुन और जो प्याज होती है और अदरक भी, ठीक है, ये सभी चीज़ें, अदरक यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप प्याज और लहसुन को ही ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है वही पूछा जाता है, उससे अलग नहीं आता है। ओके, अगला देखिए पॉइंट क्या है, शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी नमी हो शीशी में वो ना रहे, दूर हो जाए। अगर नमी होगी, थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा तो वो जो अचार होगा वो ख़राब हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, शिकारी पौधे के बारे में। शिकारी पौधे को देखिए 3 इसके नाम ध्यान रखिएगा। एक तो शिकारी पौधे के नाम से जाना जाता है, दूसरा नेपेंथिस और तीसरा आपका घटपर्णी पौधा भी इसे कहा जाता है। तो शिकारी पौधा कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो चूहों, ठीक है, चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, इनमें नेपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे आपको इसकी पिक्चर दिख रही होगी इस शिकारी पौधे की। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। 3-4 पॉइंट इसके लिख के आ सकते हैं और पूछा जा सकता है कि कौन से पॉइंट शिकारी पौधे से रिलेटेड सही हैं और कौन से पॉइंट यहाँ पे सही नहीं है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस तरह का आकार होता है घड़े जैसा, ठीक है, इसीलिए इसे घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, यहाँ पे देखिए पत्ती का ढक्कन लगा है। घड़े से खासकर खुशबू निकलती है। ध्यान रखिएगा, क्या निकलती है? खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं और पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से शिकार करता है, इसीलिए इसे शिकारी पौधा भी कहते हैं। अगला देखिए पॉइंट क्या है, वेल्को के बारे में है। बेसिकली वेल्को होता क्या है ये आप पढ़ लीजिए। देखिए ये घटना 1948 की है, ठीक है, 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्टल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़े पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला, बीजों को बारीकी से देखा और देखने पर उन्हें पता चला कि छोटे छोटे हुक हैं। ठीक है, बीजों में छोटे छोटे हुक थे जिनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। ये देखकर मेस्टल को आइडिया आया वेल्को बनाने का। ठीक है, वेल्को से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। आपने देखा होगा सैंडल में, ये देखिए ये बेसिकली ये वेल्को है जो इसको उठा के यानी चिपका देते हैं और जब इसे खोलते हैं तो चर चर की आवाज़ आती है। तो यही आप यानी कि यही वेल्को है। ठीक है, तो यहाँ पे और देख लीजिए, वेल्को बनाया, वेल्को से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा, है ना मज़ेदार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये होता है वेल्को, ये जो चरचर होता है, ठीक है, जिसे बैगों पर भी आपने देखा होगा लगा हुआ। ओके, दक्षिण अमेरिका से जो बीज आए हैं वो देखिए मिर्ची है, टमाटर के बीज हैं, आलू के बीज हैं, मूंगफली के बीज हैं, अमरूद के बीज हैं। तो ये सभी दक्षिण अमेरिका के बीज हैं। अफ्रीका से भिंडी और कॉफ़ी आई है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसके बीज आए हैं। सोयाबीन आपके चीन से, ठीक है, यूरोप से गोभी और मटर के बीज आए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या है, घड़सीसल। घड़सीसल क्या है, ये 9 तालाबों का एक समूह था जिसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। जब ये तालाब भर जाता तो पानी जो बराबर में जो यानी कि जुड़ा होता है, 9 तालाबों का समूह है, तो पानी बहकर दूसरे तालाब में चला जाता, उसके बाद तीसरे में, तो इस तरह से 9 तालाब भर जाते। तो ये 9 तालाब आपस में जुड़े होते हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, 9 तालाबों का समूह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, अलबरूनी। तो अलबरूनी कौन थे, ये एनसीईआरटी से है। ठीक है, 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए, इनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आए एक मुसाफिर थे। ठीक है, अलबरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। अलबरूनी ने बहुत सी बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा। ठीक है, उनके बारे में लिखा, खास तौर से वह जो उन्हें अपने देश से अलग लगी उनके बारे में इन्होंने लिखा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी की किताब, ठीक है, किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट क्या है, ये डॉक टिकट 1973 में छपी थी। तो ध्यान रखिएगी, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, डॉक टिकट है, जो 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। तो बुक भी आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा इनकी बुक का नाम क्या था, डॉक टिकट था। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आए एक मुसाफिर थे जिन्होंने भारत के तालाबों, आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था। ठीक है, और भी चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखा था।
तो इतना ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या है बावड़ी के बारे में। बावड़ी क्या है? तो 1986 में यहाँ पे देखिए कहानी लिखी है। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200, ध्यान रखिएगा, 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों से ही लिया गया। ठीक है, कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई तो पानी की परेशानी कम हुई। अब फिर से बावड़ी को भुला दिया। क्या लिखा है? आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं। तो बावड़ी भी क्या है? पानी के स्रोत में से एक है। तो बावड़ी तालाब, नौला, धारा आदि जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। अगला देखिए मृत सागर के बारे में है। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, ठीक है, लेकिन जो मृत सागर है वो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। ठीक है, क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही यानी कि कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो ये है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। तो ये मृत सागर के बारे में था, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या है, दांडी यात्रा है। ठीक है, दांडी यात्रा क्या थी इसको ध्यान रख लीजिए। अगर इसे शॉर्ट में समझिए तो दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। दांडी यात्रा का संबंध नमक से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। दांडी यात्रा अहमदाबाद से दांडी तक हुई थी। दांडी यानी कि गुजरात में है। ठीक है, दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने शुरू की थी। इतना पॉइंट आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। बाकी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गांधी ने ये शुरू की थी। अगला देखिए क्या है, अगला जो है वो है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से, यहाँ पे देखिए जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनकोआ पेड़ की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया की दवाई सिनकोआ पेड़ की छाल से बनाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। आगे देखिए क्या लिखा है, पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनती है। ठीक है, तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि सिनकोआ जो पेड़ है उसकी छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए क्या है, एनीमिया। तो एनीमिया क्या है? खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी की वजह से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उसमें आयरन यानी कि लोहा होता है, इसीलिए जिनको भी एनीमिया हुआ है वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाएं। अगला देखिए क्या है, अगला है रोनाल्ड रॉस के बारे में। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया मच्छर से फैलता है ये पता लगाया था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत जगह आपको ये लिखा दिखेगा कि मच्छर के पेट में झांका है रोनाल्ड रॉस ने, तो इसको ध्यान रखिएगा। मलेरिया मच्छर से फैलता है ये रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया। इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला, नोबेल पुरस्कार 1902 में को। ठीक है, आगे देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी कि मच्छर से क्या क्या होता है। मच्छर से चिकनगुनिया है, डेंगू है और मलेरिया, ये सभी मच्छर के कारण होता है। अगला देखिए बछेंद्री पॉल के बारे में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर यानी कि फतेह की थी। ठीक है, फतेह किया था। वह एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं, दुनिया की बात है तो दुनिया की 5वीं महिला है और भारत की वो पहली महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। ठीक है, आगे देखिए बछेंद्री के लिए पर्वत आरोहण का पहला मौका 12 साल की उम्र में आया जब उन्होंने अपने स्कूल की सहपाठियों के साथ 400 मीटर की चढ़ाई की। ठीक है, देखिए क्या है, 1984 में बछेंद्री पॉल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। 23 मई 1984 1:07 पर बछेंद्री पॉल ने एवरेस्ट फतेह किया। यहाँ पे देखिए 8,900 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई। नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है।
अगला है सुनीता के बारे में। सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा। तो आपको ध्यान रखना है कि चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती हैं कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रहीं। सुनीता बनना तो खोता यानी कि गोताखोर, जिसे क्या कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, बनना तो वो गोताखोर चाहती थी पर बन गई वो हेलीकॉप्टर पायलट। तो आपको ध्यान रखना है कि सुनीता विलियम्स हेलीकॉप्टर पायलट थी। ठीक है, सुनीता विलियम्स गोताखोर बनना चाहती थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर पढ़ाई करी और ट्रेनिंग ली और वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रही थी, पहली महिला थी। आगे देखिए, मुंबई से दिल्ली जाने के बीच में महाराष्ट्र पड़ता है, गुजरात पड़ता है और राजस्थान पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है ठंडा रेगिस्तान। तो ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है कि ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहते हैं और लद्दाख में बहुत ही कम, यहाँ पे देखिए लिखा है कि लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ बर्फ से ढके हुए पहाड़ और सूखा बड़ा ठंडा मैदान दिखता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, लद्दाख में घर जो होते हैं वो किस तरह से बनते हैं उसको देख लीजिए। लद्दाख में घर लकड़ी और पत्थरों के बने होते हैं। ठीक है, पत्थर के बनते हैं। 2 मंजिल घर होते हैं। ग्राउंड जो फ्लोर होता है वो पशुओं के लिए उपयोग होता है, जिसमें कोई खिड़की नहीं होती। घरों की छत का प्रयोग काली मिर्च, सीताफल, मक्का, धान, उपले आदि सुखाने के लिए होता है। अगला देखिए क्या है, चोंगथांग। चोंगथांग इलाके, यहाँ पे देखिए 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना ये मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। यहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, ना ही कोई पेट्रोल पंप, ना अगला देखिए क्या है, चांगपा के बारे में। चांगपा क्या है, चांगपा जो प्रजाति है उसमें 5000 लोग रहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग चांगपा घुमंतू होते हैं। ठीक है, जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते, अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपने ज़रूरत के सभी सामान मिल जाता है, जैसे कि दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार माना जाता है, यानी कि उतना ही अमीर माना जाता है। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। ध्यान रखिएगा, चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। इसीलिए जो चांगपा होते हैं वो इतनी मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही इनकी ज़िंदगी है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, मैं मोटरसाइकिल की कहानी है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो दी है, मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग यानी कि जो चांगपा प्रजाति के जो लोग होते हैं वो अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में ही अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाते हैं। इनका ठीक है, यानी कि उनका जो घर होता है वो तैयार हो जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है, अपना स्वागत है कहते हुए। यहाँ पे बेसिकली आपको याद ये रखना है कि जो ये तिकोने टेंट होते हैं, जो ये चांगपा प्रजाति यूज़ करती है टेंट, उसे रेम्बू बोलते हैं। अगला देखिए, दुनिया में मशहूर पश्मीना। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं होती है। ये पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से,
जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक, ठीक है, बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के, यानी कि जो तुम्हारे सिर पर जो बाल हैं उसकी मोटाई के बराबर होंगे बकरी के 6 बाल, ठीक है। इसीलिए पश्मीना शॉल को मशीनों के द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया है कि अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, यानी कि यहाँ पे लिखा है